नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आरएमएस में एमटीएस का क्या वर्क रहता है और सैलरी भी देखने वाले हैं और क्या लीव्स रहती है। मतलब टोटल जो जानकारी है ना वो मैं आपको देने वाला हूँ एमटीएस की आरएमएस में। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं बताऊँगा कि जो नॉर्मल एमटीएस रहता है उसकी सारी डिटेल्स, सैलरी भी बताऊँगा, क्या काम रहता है वो सब बताऊँगा। लेकिन आरएमएस का थोड़ा सा मतलब डिफ़िकल्ट भी कह सकते हो या फिर थोड़ा ज़्यादा डीप में वर्क समझना पड़ेगा, क्योंकि 2-3 लेवल्स होते हैं उसमें। तो इसलिए मैं आज की वीडियो में आरएमएस के बारे में पूरी डिटेल देने वाला हूँ। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि आपकी जो ज्वाइनिंग होगी, ज्वाइनिंग के बाद आपका क्या काम रहेगा, सीधे वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो ज्वाइनिंग जब आपकी हो जाएगी एमटीएस में, आरएमएस में, तो इसमें आपको 3 सेक्शन मिल सकता है। एक रहता है हमारा नॉर्मल आरएमएस का काम, आरएमएस के ऑफिस में काम। ठीक है, एक रहता है पार्सल हब में काम, और तीसरा रहता है एनएसएस में काम, क्योंकि एनएसएस भी अब रेलवे मेल से ही जोड़ दिया गया है। तो उसमें भी काम आपको, अगर आप आरएमएस में एमटीएस बने तो आपको मिल सकता है। तो एक एक करके तीनों देखेंगे। अगर आप नॉर्मल एमटीएस ऑफिस में हैं, आरएमएस के एमटीएस में, आरएमएस में एमटीएस हैं, तो आपका क्या काम रहेगा, आपके जो सामान अमान आएंगे, मतलब जो भी डाक आएगी, वो आउटसाइडर या फिर दूसरे एमटीएस के द्वारा आपके ऑफिस तक जब आ जाएगी, है ना, तो वहाँ पे आपको उसको उठा के इधर से उधर करना पड़ेगा। ठीक है ना। मतलब बहुत ज़्यादा भी डिफ़िकल्ट नहीं है, नॉर्मल है काम। और अगर आप थोड़े फिज़िकली फ़िट रहना चाहते हैं तो फिर ये काम बढ़िया भी है। ठीक है ना, क्योंकि अगर नॉर्मल हम उस एमटीएस को देखें जो ऑफिस में काम कर रहा है, मतलब जो आरएमएस में नहीं है, तो उसका काम जो है वो आसान तो है, लेकिन उसको करना पूरे दिन पड़ेगा। जबकि जो आरएमएस में आपका काम है वो अगर ख़त्म हो जाता है जल्दी तो आप फिर फ्री हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे फ़ायदा रहता है, इसलिए कई बंदे प्रेफर करते हैं कि वो आरएमएस में ही रहें, दूसरे ऑफिस में ना जाएं, क्योंकि काम भले वहाँ पे आसान रहेगा, मतलब उठाने का ज़्यादा नहीं रहेगा, लेकिन दिक्कत ही रहती है अगर पूरे टाइम 8 घंटे आप भिड़े रहते हैं तो उसमें, है ना। तो मैं यहाँ बता रहा था कि आरएमएस में क्या काम रहता है। तो जो डाक आती है किसी भी माध्यम से, ऑटो में आती है या फिर वैन में आती है, तो उसको आपको पहले तो उठा लिया, फिर उसके बाद इधर से उधर भी करना पड़ेगा, उठाने का काम रहेगा। फिर जो वहाँ पे बाबू रहेगा जो उसको स्कैन करेगा उसको देना पड़ेगा, फिर वापस जब देगा तो उसके बैग बनाने पड़ेंगे, पैक करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये नॉर्मल काम होता है एक एमटीएस का जो आरएमएस में है। अब एमटीएस आरएमएस में आपको ट्रेन की भी ड्यूटी मिल सकती है। ट्रेन की ड्यूटी मिलती है तो क्या होता है, जैसे मैं एमपी में रहता हूँ तो मैं आपको सिर्फ एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे आज भोपाल जो कैपिटल है वहाँ से दिल्ली की ट्रेन है जिसमें मुझे जाना है। ठीक है ना। सबसे पहले तो इसमें पैसे अलग से मिलते हैं और वो डिस्टेंस के हिसाब से रहते हैं। अगर आप थोड़ी ही दूर जाते हैं तो आपका जो एक टूर का, मतलब आप जाके आ जाएंगे, उतने का जो पैसा रहेगा वो आपको दूरी के हिसाब से डिपेंड रहेगा, वो एक्स्ट्रा मिलेगा। मतलब जो आपकी सैलरी रहेगी, मैं आपको बताने वाला हूँ, उसके ऊपर से ये मिलेगा आपको। ठीक है ना। तो जैसे मैं भोपाल से दिल्ली जाता हूँ अगर, तो इसमें जितनी भी डिस्टेंस हो ऑलमोस्ट 500 रुपीज़ के करीब मिलेगा। ठीक है ना। अगर और दूर जाता हूँ तो उसमें एक्स्ट्रा पैसा और मिलता है, और ये एक टूर पे डिपेंड करता है कि अगर मैंने दिल्ली के कई राउंड लगाए एक महीने में, तो हर बार का जितने भी राउंड होंगे, जितने भी टूर होंगे, उसका मुझे अलग से पैसा मिलेगा। ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है, 300 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, 700 भी हो सकता है, कितना ही हो सकता है ये पैसा, वो डिपेंड करेगा आपका काम कितने देर का है ना। देर, क्योंकि आपको भी पता है कि 8 घंटे की ड्यूटी रहती है। तो अब अगर दूर जाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, सीधी सी बात है, तो उनको पैसा एक्स्ट्रा देना रहता है। तो वो डिपेंड करेगा कि कितने दूर है, तो उस हिसाब से पैसा एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अब जैसे मैं यहाँ से भोपाल से, समझ लीजिए आप दिल्ली है मैं, उसके बाद वहाँ पे मेरा एक दिन का रेस्ट हो जाएगा। ठीक है, समझिए कि अगर मैं रात में पहुँचा हूँ, अगर मैं दिन में सुबह 6 बजे निकला और शाम को 6 बजे तक 12 घंटे में पहुँच गया, तो अब मेरा एक दिन का रेस्ट रहेगा। मतलब एक और अगली शाम तक मेरा रेस्ट रहेगा, पूरे एक 24 घंटे का रेस्ट रहेगा। फिर उसके बाद जब मैं वापस आ जाऊँगा, जब मैं वापस अपने भोपाल आ जाऊँगा, है ना, ट्रेन से ही, तो फिर से मुझे रेस्ट मिलेगा। अब ये डिपेंड करता है कि कितने दिन का रेस्ट मिलता है, क्योंकि मिनिमम 24 घंटे का तो आपको रेस्ट मिलेगा, 20 घंटे का तो मिनिमम आपको मिलेगा ही। अगर लेकिन फिर भी ज़्यादा काम कर लिया है आपने, ज़्यादा दूर की डिस्टेंस आप गए हैं जिसमें 2 बार मतलब 16 घंटे से भी ज़्यादा लग गया है, तो फिर और ज़्यादा भी रेस्ट मिल सकता है। ठीक है ना। मतलब वापस आने के बाद एक दिन का भी मिल सकता है, 20 घंटे का तो मिलता ही है नॉर्मली, 2 दिन का भी रेस्ट मिल सकता है। ठीक है ना। तो मुझे लगता है ये आप समझ गए होंगे कि अगर हम ट्रेन में जाते हैं तो हमें 3 या फिर 4 दिन में सिर्फ एक दिन काम करना रहता है इस हिसाब से, और वो दूरी पे डिपेंड करता है कि पैसे एक्स्ट्रा कितने मिलते हैं। ठीक है ना। तो ये मैंने क्लियर कर दिया है आपका। सैलरी वैलरी पैसे ऐसे सब बताऊंगा आगे। उसके बाद हम देख लेते हैं एनएसएस में क्या काम रहता है। एनएसएस में काम क्या रहता है आपका, कि जो नॉर्मल डाक रहती है उसको वही सॉर्ट आउट करना और बाबू को देना, ये सभी रहता है। लेकिन इसमें ना बहुत ज़्यादा
भारी काम नहीं रहता है ना। पार्सल अल्सर जो रहते हैं, पार्सल जो रहते हैं उसको उठाने पटकने का काम नहीं रहता है, तो थोड़ा हल्का काम रहता है ये काम। तो मैक्सिमम लड़कियों को एनएसएस में दे दिया जाता है। और ये काम की डिसएडवांटेज ये है, एडवांटेज तो है कि हल्का काम रहता है, डिसएडवांटेज ये है कि 8 घंटे आपको करना पड़ेगा पूरा। ऐसा नहीं होगा कि पहले ख़त्म हो गया फिर नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। एनएसएस में आपको पूरे 8 घंटे जितनी ड्यूटी उतना काम करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद एक रहता है पार्सल हब। पार्सल हब में वही मतलब उसी को जाना चाहिए जिसको फिज़िकल वर्क ज़्यादा पसंद है, ठीक है ना। अगर नॉर्मली किसी को है जिसको जिमिंग का भी शौक है तो उसकी अच्छी खासी जिमिंग हो जाएगी इसमें। तो पार्सल का काम तो आप मुझे लगता होगा समझ ही गए होंगे कि उठा पटकी का है भारी सामान को। तो ये तीनों चीज़ें। अब हम पहले तो लीव देख लेते हैं, लीव कितनी क्या मिलती हैं इसमें। अगर हम 6 महीने में देखें, हर 6 महीने में, तो हमें 15 ईएल मिलती हैं। इसका फुल फॉर्म मुझे पता नहीं है, ईएल मिलती हैं। और ये ट्रांसफ़रेबल रहती हैं। मतलब अगर आपने 15 जो लीव हैं वो आपने नहीं लिए या फिर कुछ लिए कुछ नहीं लिए, तो वो ट्रांसफ़र हो जाएगी अगली साइकिल में, अगली 6 महीने की साइकिल में, ठीक है ना। और ये कब तक ट्रांसफ़र हो सकता है? ये हो सकता है आपके रिटायरमेंट तक ट्रांसफ़र। रिटायरमेंट पे इसका आपको पैसा मिल जाता है। तो ये हो गया ईएल की बात। अब एक मिलती है आपको सीएल, जिसको कंपलसरी लीव कहते हैं। वो हर 6 महीने में सिर्फ 4 मिलती हैं। हर 6 महीने में जो 4 मिलती हैं उसको आपको लेना ही पड़ता है, नहीं तो वो कोलैप्स हो जाती है, ठीक है ना। उसके बाद मेडिकल फैसिलिटी भी इसमें रहती है, क्योंकि अब आप परमानेंट एम्प्लॉय बन गए हैं तो मेडिकल फैसिलिटी भी रहेगी। मेडिकल फैसिलिटी ऐसी रहती है कि हर 6 महीने में आपको 10 मेडिकल मिलते हैं, ठीक है। 10 मेडिकल आपको मिलते हैं। अब 10 में से जैसे अगर आपने पूरे 10 के 10 मेडिकल ले लिए, ठीक है, छुट्टी ले ली, तो अब क्या होगा, इसमें से 5 तो आपकी छुट्टी नॉर्मल चली जाएंगी, लेकिन जो 5 रहेंगी, वो जो 10 ली थी ना आपने, तो उसमें से 5 तो आपकी नॉर्मल छुट्टी चली गई। जो बाकी की 5 रहेंगी उसको काट लिया जाएगा, किस में से? कुछ ईएल में से काट लिया जाएगा और कुछ सीएल में से काट लिया जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम कायदे से देखें तो इन 10 मेडिकल जो हैं इसकी हमको 5 छुट्टियाँ मिल जाती हैं, ठीक है। तो अगर हम टोटल छुट्टियाँ देखें हर 6 महीने में, तो वो कितनी मिलेंगी? 15 ईएल हो गई, 4 अपनी सीएल हो गई, 19 हो गई, 19 हो गई। उसके बाद 10 में से क्योंकि 5 तो ईएल कट जाएंगी अगर हम 10 दिन का मेडिकल लगाएंगे, तो हम यहाँ पे 5 ही छुट्टियाँ लेते हैं। तो 19 और 5 कितनी हो गई? 24, ठीक है ना। हिंदी इंग्लिश का आप देख लेना जो भी फंडा है। तो 24 छुट्टियाँ हो गई हर 6 महीने में। अब इसके बाद पोस्ट आरएमएस में या फिर एमटीएस में साइकिल चलती है 28 दिन की, ठीक है। 28 दिन की साइकिल चलती है, इससे मतलब ये है कि हर 28 दिन में, मतलब आज अगर 1 तारीख है तो 28 तारीख तक मुझे 4 छुट्टियाँ मिलेंगी। उसके बाद अगली साइकिल शुरू हो जाएगी 29 तारीख से, ठीक है ना। फिर अगले 28 दिन में मुझे 4 छुट्टियाँ मिलेंगी। अब ये जो 4 छुट्टियाँ रहती हैं ये इन सब से अलग है, ये 24 है ना, इनसे अलग हैं ये 4 छुट्टियाँ। और ये इन 4 छुट्टियों का ऐसा है कि जैसे संडे रहते हैं ना, हर 28 दिन में 4 संडे पड़ते हैं ना, आपको भी पता है। तो आप ये जो 4 छुट्टियाँ हैं इसको कभी भी ले सकते हैं। मतलब अगर आप चाहें कि आपको संडे को संडे की तरह देखना है, तो आप ये चारों को संडे टू संडे लेते रहें, ठीक है ना। या फिर आप इसको बचा के भी रख सकते हैं। नहीं, ये 28 दिन में तो कॉलेप्स हो जाती है, ये तो आप सुन ही लीजिए। तो आपको 28 दिन में ये 4 छुट्टियाँ तो लेनी ही पड़ेंगी। आप इकट्ठी भी ले सकते हैं या फिर जैसा आपको सूट करे वैसे ले सकते हैं। तो अगर ये 4 हम और देखें, हर 6 महीने से हम काउंट कर रहे हैं, तो 4 6 24, तो 24 ये हो गई और 24 वो हो गई, तो 48 जो छुट्टियाँ हैं वो हमको 6 महीने में मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद ये जो फेस्टिवल रहते हैं ये सब पे जो छुट्टियाँ मिलती हैं वो अलग हैं, वो इनको हटा के हैं, ठीक है ना। तो वो वाली छुट्टी भी अगर आप ऐड कर लेते हो, अगर हम देखें कि कुछ नहीं तो 7 ही मिलती हैं 6 महीने में, मिनिमम, कम देख रहा हूँ मैं, ज़्यादा मिलती हैं, 7 ही मिलती हैं। तो हमारी 48 हो गई थी ये, और 7 हो गई जो फेस्टिवल इन सब की लीव मिलती है। तो कितने हो गए ये टोटल? ये हो गए 55। तो ठीक है ना, तो 55 डे का लीव आपको अच्छा खासा मिल जाएगा हर 6 महीने में। तो अच्छे ये मतलब 2 महीने हो गए। अब उसके बाद हम देख लेते हैं कि सैलरी का क्या फंड है। हाँ, इसमें एक चीज़ आपको और बताता हूँ कि जैसे आप ने ईएल जो हैं, ईएल जो रहती हैं वो आपने 3 साल तक नहीं ली, ठीक है ना। तो आपको एक टूर मिलेगा हेलीकॉप्टर से, एरोप्लेन से, इंडिया में कहीं पे भी आप जा सकते हैं। उसका खर्चा सरकार उठाएगी, पर ये इतना ज़्यादा वो लॉजिकल नहीं लगता है, क्योंकि उससे कम में मतलब जितना छुट्टियाँ तो ले ही लेना चाहिए, क्योंकि फ़्लाइट कितने की होगी? 7-8 हज़ार की, 10 हज़ार की। तो इसलिए ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा हो जाता है 3 साल तक अगर आपने ईएल नहीं ली रहती हैं तो आपको टूर मिल जाता है कहीं पे भी घूमने अगर जाना हो तो, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं सीधे सैलरी पे। तो सैलरी की स्टार्टिंग करने से पहले मैं जो पे स्लिप है जिनसे मैंने पता किया है उसको ही पहले खोल लेता हूँ। तो ये पे स्लिप है, मैंने ये खोल लिए और बड़ा करके बता देता हूँ। ये अगस्त 2024 के जिस बंदे से मैंने बात की है ना उसकी। अब इसमें हम सैलरी में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें रहती हैं। बेसिक पे 18,000 आप देख सकते हैं, 18,000 बेसिक पे हो गया। उसके बाद डियरनेस अलाउंस, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ये दिसंबर में, अभी 53% है, ठीक है। तो 53% अगर हम इसका निकालेंगे तो
18,000 का 18,000 एक काम करते हैं हम 50% जो चल रहा था ना अगस्त में, उसी हिसाब से देख लेते हैं, उसी हिसाब से आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये स्लिप उसी हिसाब की बनी हुई है 50% के साथ। तो यहाँ पे बेसिक पे हो गई 18,000, उसके बाद डियरनेस अलाउंस हो गया 50% मतलब 9,000। उसके बाद सबसे नीचे आप देखिए यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अलाउंस लिखा हुआ है 900 रुपये। ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको मिलता है और ये कितना रहता है, ये रहता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस रहता है 10% ऑफ डियरनेस अलाउंस, ठीक है ना। तो डियरनेस अलाउंस कितनी है यहाँ पे 9,000 है, इसका 10% हुआ 900, तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया 900 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद हाउस रेंट मिलता है जो कि यहाँ पे 3600 लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब हाउस रेंट का क्या फंडा रहता है, अगर एक्स सिटीज़ है मतलब छोटी मोटी सिटी हैं तो वहाँ पे 1800 मिलता है, मतलब 10% ऑफ बेसिक पे, ठीक है। और अगर वाई सिटीज़ है, थोड़ी सी बड़ी सिटी है, तो वहाँ पे मिलता है 20% यानी कि 3600। और अगर जेड सिटी हैं, टॉप की सिटीज़ हैं जैसे मुंबई हो गई, दिल्ली हो गया, तो यहाँ पे मिलता है आपको 30% ऑफ बेसिक पे, मतलब कि 5400। तो फिलहाल ये जहाँ पे हैं वो भैया वो उनकी 3600 है, मतलब ये वाई सिटी में, ठीक है। तो आप इसको ऐड कर लेंगे। अब ये DA ऑन TPA रहता है, ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस है ना, जो कि 10% ऑफ DA है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस ये जो 900 है ये 10% ऑफ DA है। अब इस पे आपको DA भी मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे भी DA मिलेगा, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट रहता है वो भी तो महंगा होता ही है ना, हर चीज़ महंगी होती है। तो अब TA मतलब TPA पे जो DA मिल रहा है वो कितना होगा, इसमें 50% चल रहा था इसलिए 900 का 50% होता है 450। तो DA ऑन TPA मिल गया हमको 450। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, आप इसके फर्स्ट कॉलम में देखिए, बेसिक पे हो गया 18,000, डियरनेस अलाउंस हो गया 50% उस समय के हिसाब से 9,000 रुपये। उसके बाद यहाँ नीचे आइए आप, ट्रांसपोर्ट अलाउंस लिखा हुआ है जो कि 10% ऑफ DA होता है, तो 900 रुपीज़ हो गया। उसके ऊपर आप आइए, हाउस रेंट अलाउंस, ये मैंने आपको बता दिया 1800, 3600 और 5400 होता है। तो जिस सिटी में भी आपका हुआ है वो XYZ में से जिस भी कैटेगरी से होगी उतना आपको हाउस रेंट अलाउंस मिल जाएगा। और DA ऑन TPA मतलब DA ऑन ट्रांसपोर्ट अलाउंस हमारा जितना भी परसेंट DA चल रहा हो वो मिलता है ट्रांसपोर्ट पे, ठीक है ना। तो बिल्कुल सिंपल सी कहानी है इसकी। बेसिक पे भी आपको डियरनेस अलाउंस मिलेगा, ट्रांसपोर्ट पे भी आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो रहता है उस पर भी आपको DA मिलेगा, और हाउस रेंट अलग से मिलेगा, ठीक है ना। तो सैलरी इनकी बन गई 31,950। अभी तो ज़्यादा ही होगी क्योंकि अभी तो 53% DA हो गया है। 3% का मतलब ही होता है 540 रुपीज़। तो हर चीज़ पे उतना बढ़ता जाएगा थोड़ा थोड़ा। उसके बाद ये चीज़ें कटती हैं, ये जो पेंशन PF कटता है वो कितना कट रहा है यहाँ पे 2700 PF कट रहा है। अब ये जो CGE GIS सेविंग फंड है, ये भी कोई सा फंड है, इसमें जिस कैटेगरी के बंदे रहते हैं, ये एक हेल्थ की स्कीम है, तो इसमें 30,000 मिलता है अगर MTS हैं आप, क्योंकि वो C कैटेगरी में आता है, ठीक है ना। अगर कुछ हो जाता है तो आपके परिवार को मिलता है 30,000। अगर B कैटेगरी रहती है तो 60,000 मिलता है, और अगर A कैटेगरी रहती है तो उसमें 1,20,000 मिलता है, ठीक है। ये CGE GIS सेविंग फंड जो लिखा है जिसमें 10 रुपीज़ डला हुआ है, तो ये डिडक्ट हुआ है। उसके बाद CGHS है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, ये भी, इसमें भी बेनिफिट रहते हैं अच्छे खासे, तो इसके सिर्फ 250 रुपये कटते हैं, ठीक है, महीने के। तो ये हमारे 2960 का ओवरऑल जो है डिडक्शन हो गया है। उसके बाद ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। और ये फिर फंड एंड जो भी वेलफेयर फंड का कंट्रीब्यूशन है, ये सब, इन सबको 200-300 रुपये ये भी हटा देते हैं, ठीक है ना। तो आपकी जो सैलरी है वो अगस्त में कितनी बन जाती, 28,703 रुपये इन हैंड कह रहा हूँ मैं, वैसे तो ज़्यादा ही बनेगी। वैसे अगर हम देखें तो उस समय बन रही थी अगस्त में 31,950, मतलब 31,950, ठीक है। और अब कितनी बनेगी 3% के हिसाब से आप देख लो, मतलब 32 से तो ज़्यादा ही अच्छे से निकल जाएगी। 32 मेरे हिसाब से 33 के करीब भी हो जाएगी, ठीक है ना। अगर हम सारे DA 3% बढ़ा देंगे ना, उसको हम मिला लेंगे तो बन जाएगी 33 के करीब। और इस पर जो ट्रेन में अगर आपको भेजते हैं तो उस पर जितना भी मिलेगा हर टूर पे वो अलग है। वो अगर महीने में जैसे आपके 60 टूर हो गए, मैक्सिमम 8 रहते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपके उतने टूर हो गए तो उस हिसाब से आपका पैसा इस पर मिल जाएगा। तो सैलरी अगर आप ट्रेन में काम करते हैं तो आराम से 35 के पार चली जाती है वाई सिटीज़ में ही, ठीक है ना। जेड सिटी रहती है तो यही सैलरी हमको पता है कि 3600 जो हमें हाउस रेंट मिल रहा है वो 54 हो जाता है, 1800 रुपये बढ़ जाते हैं, तो 2,000 रुपये और बढ़ जाते हैं जेड सिटीज़ में, ठीक है। एक्स सिटीज़ में 2,000 रुपये कम हो जाते हैं। मतलब अगर आप छोटी सिटी में हैं तो ये जो सैलरी रहेगी जो कि मैं 33 के करीब बता रहा हूँ, अगर 53% ही है तो वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी 1800 रुपये कम, सीधी बात है। तो मुझे लगता है मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे कि MTS का नॉर्मली जो ऑफिस में हुए हैं, मतलब RMS में नहीं हुए, उनका क्या वर्क रहता है, क्या सैलरी रहती है, क्या लीव्स रहती हैं। ऑलमोस्ट सेम है इसलिए उसको छोटी रखेंगे। तो मुझे लगता है आप RMS का तो सब कुछ समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आपके जो भी दोस्त या जो भी हैं जो RMS में सिलेक्टेड हुए हैं, आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि आपको सब कुछ अच्छे से समझा दूँ। इसके बाद आप
कमेंट कर सकते हैं अगर आपका कोई भी डाउट है तो। बाकी थैंक यू।